Your next topic which is price. Price क्या होता है? Price, it is the value which buyer passes on to the seller in the lieu of the प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये प्राइस का मतलब ये वो वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू होती है जो बायर खरीदने वाला देता है, पास करता है किसको, सेलर को, किस चक्कर में, इन ल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो प्रोड्यूसर या सेलर हमें दे रहा है, बायर को दे रहा है, उसके लिए जो प्राइस पे, जो वैल्यू पे करता है उसी को बायर, उसी को प्राइस कहते हैं। सिंपल। लिटिल वेरिएशन इन प्राइस, थोड़ा सा वेरिएशन अगर प्राइस में होगा तो वो हो सकता है, वो किसी भी कंपनी के लिए घातक हो सकता है। लिटिल वेरिएशन इन प्राइस मे शिफ्ट योर कस्टमर टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। जैसे पहले इसका, इस लाइन का ये मतलब है कि थोड़ा सा भी प्राइस में अगर वेरिएशन हुआ तो आपका सामान जो कस्टमर ले रहा है वो जाके किसी और की दुकान से या किसी और के शॉप से लेने लगेगा। एग्जांपल इससे ये समझ सकते हैं कि पहले 5 रुपए में मुझे चाय मिल जाती थी, अब उसी चाय का दाम अगर 10 रुपए हो गया है तो मैं सोचूंगा कि 10 रुपए में तो कॉफी मिलती है, मैं जाके कॉफी ही ना पीऊं, तो मैं चाय से कहाँ शिफ्ट हो गया, चाय की दुकान से कॉफी की दुकान पे। तो इससे क्या हो गया, जो चाय का कस्टमर है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, दूसरे उसके कॉम्पिटिटर कॉफी के पास चला गया। सो दिस इज व्हाट, थोड़ा सा वेरिएशन, अगर थोड़ा सा चेंजेस होगा प्राइस में, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा प्राइस, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड में सामान की फ्लक्चुएशन आएगा और लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर का प्राइस, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज़ करने लगेंगे। जैसे पेप्सी 5 रुपये से 10 रुपये हो गई तो मैं क्या करूँगा, 5 रुपये वाला फ्रूटी पीने लग जाऊँगा। ठीक है, उसका कॉम्पिटिटर है वो। आप कॉम्पिटिटर को कह सकते हैं कंप्लीट क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब उसकी जगह पे जो चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। जैसे चाय की जगह पे कॉफ़ी हो सकती है, कॉफ़ी की जगह पे चाय, कोल्ड ड्रिंक की जगह पे ये पेप्सी की जगह पे मिरिंडा हो सकता है। इस तरीके से जो उसके कह सकते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, मतलब जो उसके जो है जगह पे यूज किया जा सके। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या होता है, ये वो डिसीजन, प्राइस मिक्स का मतलब आपने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा है, आपने मार्केट मिक्स पढ़ा है। मार्केट मिक्स का मतलब होता है कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू द मार्केट। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब आपने पढ़ा है कोई भी डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। यहाँ पे है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स का मतलब होता है वो कोई भी डिसीजन, इट रिफर्स टू ऑल दोज डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये कोई भी ऐसा डिसीजन जो हमें लेना पड़ता है हमारी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने के लिए, उसको हम कहते हैं प्राइस मिक्स। कि हम उसकी प्राइस क्या रखेंगे, कोई भी सामान, मैंने साड़ी बनाया तो साड़ी की प्राइस क्या से हम रखेंगे, कि क्या देख के रखेंगे, कितना प्रॉफिट कमाना है ये सोच के रखेंगे प्राइस उसकी, कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना है ये सोच के रखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा है ये सोच के रखेंगे। तो ये क्या सोच के प्राइस रखेंगे किसी सामान की, वही होता है हमारा उसी डिसीजंस जो हम लेते हैं उसी को हम कहते हैं मार्केट मिक्स। क्या क्या वो फैक्टर है जो प्राइस को अफेक्ट करता है, प्राइस डिसीजन को अफेक्ट करता है। पहला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टारगेट, मेरा क्या टारगेट है, मैं जो प्राइस रख रहा हूं कुछ सामान का, उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन। इसका मतलब पहले इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो प्राइस किसी भी चीज़ का प्राइस रखने पे उसको इफेक्ट करते हैं, उस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। पर किसी भी चीज़ का प्राइस रखना कोई आसान बात नहीं है, उसमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव पहला है, मेरा मोटिव क्या है प्राइस रखने का। मैं पैसे बहुत अगर कमाना चाहता हूँ, हाई प्रॉफिट रखना चाहता हूँ, तो मैं प्राइस को क्या रखूंगा, हाई रखूंगा। अगर मैं कोई 2 रुपये का सामान ला रहा हूँ, उसको मैं 5 रुपए में बेचना चाहता हूं, 3 रुपए में बहुत प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मैं उसकी प्राइस क्या रखूंगा, हाई रखूंगा। ठीक है, तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मेरा मोटिव क्या है, मैं प्राइस क्या सोच के रख रहा हूं। अगर मुझे मार्केट कैप्चर करना है तब तो मैं कम प्राइस रखूंगा, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो मैं ज़्यादा प्राइस रखूंगा। तो इसमें क्या है, अगर मुझे ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, अगर मुझे लीडर बनना है मार्केट में, अपना शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे जियो ने क्या किया, जियो ने अपनी प्राइस को कम रखा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट का शेयर अपने आप पास किया। और इस कंपटीशन के मार्केट में क्या हो गया, अगर आप मैं फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मान लीजिए कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम मैं खोल रहा हूँ होलसेल का, तो अगर मुझे सरवाइव करना है इस कंपटीशन के मार्केट में, क्योंकि आसपास बहुत सी कपड़े की दुकानें हैं, तो मुझे अपनी प्राइस को क्या रखना पड़ेगा, पहले लो रखना पड़ेगा। तो क्या है, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। ठीक है, अगर मुझे प्रोडक्ट क्वालिटी मुझे देनी है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट मुझे देना है, तो मैं अपनी प्राइस हाई रखूंगा। जैसे रोल्स रॉयस, इसका एक नाम है, ये क्वालिटी है। आईफोन, ये खादी के कपड़े जो आते हैं, खादी की जो छड़ी आती है, ये सब क्या है,
क्वालिटी देती हैं, इनकी प्राइस थोड़ी हाई होती है। किस वजह से? क्योंकि ये क्वालिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है जब प्राइस हम कैसे सेट करेंगे, प्राइस हम ये देखते हुए सेट करेंगे कि उस सामान को बनाने में कितना कॉस्ट आया है। उस सामान को बनाने में दो कॉस्ट लगेंगे, एक फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, एक वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं शर्ट बना रहा हूं किसी फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री में जो जमीन है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। उस फैक्ट्री में जो मशीनरी है जो शर्ट बनाने में हेल्प कर रही है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि वो कॉस्ट जो चेंज होते रहते हैं, जो वेरी होते रहते हैं। जैसे उस शर्ट को बनाने में उस फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल जो कॉटन लगा है वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, जो लेबर लगे हैं वो वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में, अच्छा, सैलरी जिनको प्रोवाइड की जा रही है, जो फिक्स्ड एम्प्लॉय हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट में आएंगे। तो ये दो तरीके की कॉस्ट भी हम देखेंगे कि प्रोडक्ट का अगर हम प्राइस रख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, मान लीजिए मैं शर्ट बना रहा हूं, तो उस शर्ट की प्राइस मैं क्या देख के रखूंगा कि मेरा ये दोनों कॉस्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर ये दोनों कॉस्ट, मेरा शर्ट बनाने में मुझे 5 रुपया लगा है, 3 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट लगा है और 2 रुपया वेरिएबल कॉस्ट लगा है, तो मैं ये 6 रुपये उसकी प्राइस कम से कम रखूंगा ना कि 1 रुपये प्रॉफिट भी कमा सकूं। या मुझे प्रॉफिट नहीं भी कमाना है तो मैं ये देखूंगा ना कि 5 रुपये मेरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जो ये दोनों कॉस्ट में मेरा लगा है, प्रोडक्ट कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगा है, जो पैसा लगा है, तो ये भी देखेंगे हम जब प्राइस डिसाइड करते हैं किसी भी चीज का। तो ठीक है, एक्सटेंड ऑफ कॉम्पिटिशन इन मार्केट, ठीक है। अच्छा, हम ये भी देखेंगे कि क्या मार्केट में कॉम्पिटिशन है। अगर आसपास कोई भी, अगर मान लीजिए मैं कपड़े की दुकान खोल रहा हूं और आसपास अगर कोई भी कपड़े की दुकान नहीं है, दूर दूर तक, मीलों तक, तो मैं साड़ियों के दाम क्या रखूंगा, शर्ट के दाम क्या रखूंगा, हाई रखूंगा, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन में देखूंगा, आसपास कोई नहीं है, मैं राजा हूं, मैं मोनोपोली करूंगा, मैं ही बेचने वाला हूं, सिंगल सेलर हूं, लोग मेरे पास ही आएंगे खरीदने के लिए, कोई 20 किलोमीटर थोड़ा ना जाएगा आगे खरीदने के लिए, ठीक है। तो मैं चीज़ों की प्राइस हाई रखूंगा, ठीक है। और अगर वही मार्केट में अगर 10 कपड़े वाले हैं और 10 जो है आसे पास हैं, अगल बगल हैं, तो मैं अपने प्राइस को मार्केट के हिसाब से ही रखूंगा। मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा या लो रखूंगा, उन लोगों से कोशिश करूंगा कि मैं लो रखूं। तो एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन भी हम देखते हैं, मार्केट में अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो प्राइस कम रखते हैं चीज़ों की, अगर मार्केट में कम कंपटीशन है तो प्राइस ज्यादा रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। कंज्यूमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी का मतलब है कि सामान की खपत कितनी है और सामान का यूज़ क्या है। अगर सामान बहुत यूजफुल है तो उसकी प्राइस कभी कभी हाई होती है, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब की प्राइस हाई है क्योंकि उसकी यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है, उसका यूज़ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि जो भी चीज़ें इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है। इनइलास्टिक का मतलब होता है, दो वर्ड्स है यहाँ पे, आपको उसके मतलब समझने की जरूरत है। इनइलास्टिक और सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब चाय नहीं तो कॉफ़ी ही सही, उसकी उस चीज़ के जगह यूज़ होने वाला सामान, किसी के बदले यूज़ होने वाला सामान, मैं नहीं तो कोई और ही सही, दिस इज सब्स्टिट्यूट। इनइलास्टिक का मतलब होता है डिमांड क्या होती है, रिमेन सेम वॉट एवर द प्राइस इज, ठीक है। इनइलास्टिक, अगर कोई भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, अगर कोई भी, आपने 11th में पढ़ा है माइक्रो में, ठीक है, अगर कोई भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने, इनइलास्टिक का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ है उसका प्राइस कुछ भी हो, उसका डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा, घटे बढ़ेगा नहीं, तो उसी को कहते हैं इनइलास्टिक। और अगर इनइलास्टिक और लेस सब्स्टिट्यूट है तो उसकी प्राइस क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अगर कोई सामान इनइलास्टिक है, कोई सामान का प्राइस कुछ भी हो, उसकी डिमांड उतनी की उतनी है, इसका मतलब उसकी जगह पे यूज़ करने वाला सामान कुछ और नहीं है। एसी की जगह पे कुछ और आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं, एसी की जगह पे कुछ और आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या है, एसी का कुछ भी प्राइस रहे उसकी डिमांड रहेगी ही रहेगी, उसकी इलास्टिसिटी लेस है। लेस सब्स्टिट्यूट, अच्छा, इसमें लेस सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, लेस सब्स्टिट्यूट का मतलब हुआ कि उसकी जगह पे यूज़ होने वाला सामान नहीं के बराबर है, लेस है, ठीक है। अब आप जाके फ्रिज में तो बैठेंगे नहीं, है ना, तो इसलिए इसका प्राइस क्या रहेगा, ऐसे सामानों का जिसकी इलास्टिसिटी क्या रहती है, बहुत, जैसे इसकी जो सब्स्टिट्यूशन जिसका लेस रहता है, जिसकी जगह पे कोई सामान यूज़ नहीं किया जा सकता, और जो इनइलास्टिक होता है उसको हम कहते हैं उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है, ठीक है। बात फिर से समझिएगा, अगर किसी चीज़ की इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब कि प्राइस डिमांड उसकी सेम रहेगी, प्राइस कुछ भी हो जाए, एसी का प्राइस लाखों में चला जाए तब भी लोग खरीदेंगे, एसी का प्राइस कुछ भी हो लोग डिमांड करेंगे ही करेंगे, उसको कहते हैं इनइलास्टिक, ठीक है। और लेस सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि उसकी जगह पे कुछ और यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन सब ऐसी चीज़ों का दाम क्या रहता है, हमेशा हाई रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों में प्राइस कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे रिसेंटली सन फार्मा जो कंपनी है दवाई की, उसको गवर्नमेंट ने कहा कि अपनी प्राइस दवाइयों का दाम कम करिए। गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है एसेंशियल चीज़ों में, जो जरूरी सामान है। अगर वीट राइस ये सब बहुत महंगा बिकने लग जाए तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, गवर्नमेंट उसका प्राइस डिसाइड करेगी। अगर ड्रग्स दवाइयाँ बहुत महंगी बिकने लग जाए तो गवर्नमेंट उसको उस पर लीगल एक्शन लेगी, उस पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट अगर दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग करने लग गया दवाइयों के लिए, आजकल कोविड-19 का सिचुएशन है, मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और गवर्नमेंट ने एक फिक्स किया रेट कि इतने से ज़्यादा रेट पे नहीं बिकेगा, अगर बिकेगा तो लीगल कार्रवाई होगी। तो कभी कभी गवर्नमेंट भी क्या करती है, फिक्स करती है। मार्केटिंग मेथड यूज नेक्स्ट है मार्केटिंग। आपकी मार्केटिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप बहुत महंगा एडवर्टीजमेंट यूज कर रहे हैं तो आप अपनी चीज का प्राइस क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। मान लीजिए मैं कुछ भी बनाया हूं, मैं एक शर्ट बनाया हूं, उसको एडवर्टीजमेंट मैं उसका कर रहा हूं कि खरीदो खरीदो ये शर्ट को खरीदो, इस शर्ट के अंदर हीटर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत मैं महंगा एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, तो उसकी प्राइस जाहिर सी बात है मैं हाई रखूंगा क्योंकि उसका कॉस्ट में वो ऐड हो गया ना। और मैं अच्छा टाइप ऑफ पैकेजिंग, अगर ये प्राइस रखते समय ये भी देखा जाता है कि किस तरह की आप पैकेजिंग कर रहे हैं। पैकेजिंग बहुत महंगी है तो प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है कि कोई चीज़, अगर कोई शर्ट अगर फैक्ट्री में बनी है मैन्युफैक्चर के पास, मैन्युफैक्चर से एजेंट के पास जा रही है, एजेंट से होलसेलर के पास जा रही है, होलसेलर से रिटेलर के पास जा रही है, तब कस्टमर के पास पहुंच रही है, इतना लंबा चेन फॉलो हो रहा है। तो इन ऐसी चीज़ों में आपको प्राइस हाई रखनी पड़ती है क्योंकि सब कोई प्रॉफिट लेता है, ठीक है। और अगर डायरेक्ट चेन है, डायरेक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है। इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत चरम सीमा पहुंच चुकी है, इसीलिए उसका जो प्राइसिंग है वो कम रहता है क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री से वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है। नेक्स्ट हमारा आ गया, नेक्स्ट क्या है, सेल्समैन एम्प्लॉयड। आपके पास सेल्समैन कैसे हैं, ठीक है, कितने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं तो आपको चीज़ों की प्राइस हाई रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्समैन है, आपको सैलरी देना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, तो सामान बिकेगा तो उसी में प्रॉफिट में से तो देंगे आप। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस एक्सेट्रा, दीज ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन योर फैक्ट। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये सारे ये 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो दिखाते हैं कि प्राइस किसी चीज़ का कैसे डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइस स्ट्रेटजी। प्राइस स्ट्रेटजी का मतलब है कि प्राइस किस तरह से क्या वो तरीका है जिससे हम मार्केट में लॉन्च करते हैं अपने चीज़ों को प्राइस के साथ। प्राइस स्कीमिंग का मतलब हुआ, प्राइस स्कीमिंग का मतलब हुआ वैसे नए प्रोडक्ट अगर कुछ मार्केट में जैसे जब पॉपअप कैमरा नया आया था, या पॉपअप कैमरा नहीं लेते हैं, जब मैं 10th में था सैमसंग वायो आया था, सैमसंग का वाई बेस का एंड्रॉयड फ़ोन आया था, तो उसकी कीमत थी 12,000-14,000 रुपये, इतनी महंगी थी एंड्रॉयड की, वो छोटा सा फ़ोन हुआ करता था। सैमसंग ने इंडिया में एंड्रॉयड लाया, और जब एंड्रॉयड या सोनी एक्सपीरिया ने लाया था एंड्रॉयड, ठीक है, उसकी प्राइसेस बहुत हाई होती थी, 50-50 हज़ार के फ़ोन होते थे छोटे छोटे उसके एंड्रॉयड के, ठीक है। तो ये नई चीज़ थी, ठीक है। प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है जब आप कोई नए इनोवेशन के साथ आते हैं और उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, मतलब उसकी जगह पे उसके आसपास कोई उसके जैसा सामान नहीं होता है, तब आप उसकी प्राइस क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। और आप उसकी प्राइस बाद में जब उसके कॉपी आ जाते हैं, कई कंपनियां कॉपी कर लेती हैं, तब आप उसकी प्राइस को लो करते हैं। इसी तरह एंड्रॉयड लाया सोनी एक्सपीरिया ने, 50,000 में बेचता था फ़ोन एंड्रॉयड का, उसके सैमसंग ने उसको कॉपी किया एंड्रॉयड को, तो सोनी एक्सपीरिया को भी अपना दाम कम करना पड़ा फ़ोन का। तो यही है प्राइस स्कीमिंग। इसका ये मतलब है कि जब आप नए प्रोडक्ट के साथ आते हैं मार्केट में, एकदम नया प्रोडक्ट, सोनी है, ठीक है, फिलिप्स है, ये लोग जब नए चीज़ें लाते हैं मार्केट में तो उसकी प्राइस बहुत हाई रखते हैं क्योंकि उसके आसपास वैसा कोई भी सामान नहीं होता है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, ठीक है। तब उसकी प्राइस हाई रखते हैं, वो बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और बाद में जब उसका कॉपी बन जाता है, कंपनियां कॉपी करने लगती हैं, कंपनियां बनाने लग जाती हैं वैसा, तो उसकी प्राइस लो कर दी जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग कैन नॉट बी यूज्ड बाय एवरी मार्केटर, हर कोई नहीं यूज कर सकता है प्राइस स्कीमिंग। कंडीशन क्या है प्राइस स्ट्रेटेजी, मतलब इसको यूज करने का कंडीशन क्या क्या है, प्रोडक्ट जो है बहुत ही अलग होना चाहिए, हाईली डिस्टिंक्टिव, मतलब बहुत अलग होना चाहिए। डिमांड क्या होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, वेरी इनइलास्टिक, मतलब इसका डिमांड चेंज नहीं होगा चाहे इसकी प्राइस कुछ भी हो, ऐसे बनता है इसका डिमांड कर्व, ठीक है, इसका डिमांड कर्व ऐसे बनता है। ये मान लीजिए आपका डिमांड हो गया,
इसकी प्राइस कुछ भी हो, डिमांड जो है घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये होता है वेरी इन इलास्टिक, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो अलग तरीके के हो, एकदम डिफरेंट हो, ठीक है, उन पे ये लागू होता है। नेक्स्ट, कंपनी मस्ट बी एबल टू मेंटेन इट्स यूनिकनेस फॉर सम टाइम। कंपनी कुछ समय के लिए यूनिकनेस अपना बरकरार रखे। जैसे सोनी एक्सपीरिया जब एंड्रॉयड फ़ोन लाया था तो वो कुछ समय के लिए अपनी यूनिकनेस बरकरार रखा, फिर हाई प्राइस पे अपना फ़ोन बेचता था, फिर सैमसंग ने उसे कॉपी कर लिया उस एंड्रॉयड फ़ोन को, और सोनी को अपना फ़ोन का दाम घटाना पड़ गया। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लास मार्केट सेगमेंट, जो उस चीज़ को खरीद सके वो क्लास मौजूद होना चाहिए। महंगे से महंगे रेट में अगर कोई खरीद रहा है तो वो क्लास मौजूद होना चाहिए जगह पे। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको जब बड़ा जियो सबसे बड़ा एग्जांपल पेनिट्रेशन प्राइसिंग का, जब आप प्राइस रखते हैं किसी भी चीज़ का, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो इसमें ये फॉलो तब करते हैं, जियो ने फॉलो किया। जियो ने अपने इंटरनेट को एकदम सस्ते से सस्ते में जो है 2016 से लॉन्च किया फ़ोन के साथ, मार्केट को कैप्चर किया, लार्ज मार्केट को कैप्चर किया। इसी को कहते हैं पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। जब आप अपने सामान के कॉस्ट को एकदम लो रखते हैं शुरुआत में, और बाद में आप देखिए उसको बढ़ा दिया है जियो ने, ताकि शुरू में लार्ज मार्केट 90% ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज बर्बाद हो चुकी थी इंडिया में, ठीक है, एकदम बर्बाद हो चुकी थी जियो के आने के बाद। तो 2016 में क्या किया जियो ने, अपनी जियो के साथ लॉन्च किया अनलिमिटेड इंटरनेट 4G स्पीड के साथ, अब बड़ा से बड़ा मार्केट कैप्चर किया। अच्छा, ये जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है ये कहाँ पे सपोर्ट करती है, कैसे, इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, चीज़ों की जो प्राइस होनी चाहिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ हाई, मतलब कि लोग क्या करें चीज़ों को, उसको लो प्राइस, मतलब इसकी इलास्टिसिटी जो होती है इस सामानों की बहुत हाई होती है। मतलब ज़रा सा भी अगर प्राइस में चेंज किया, जियो ने क्या किया, स्टार्टिंग में 2016 में बहुत कम प्राइस पे अपना इंटरनेट बेचा, अगर वो उसी समय क्या करता, प्राइस को बढ़ा देता है, कुछ ऐसा कर देता, तो वो मार्केट कैप्चर नहीं कर पाता। ज़्यादा लंबे समय के लिए उसने वो प्राइस रखी तो वो मार्केट कैप्चर कर पाया। तो इसीलिए प्राइस जरा सी अगर बढ़ेगी, इलास्टिसिटी का मतलब हुआ कि प्राइस, यहाँ पे मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी का मतलब हुआ कि लिटिल वेरिएशन इन प्राइस लीड्स टू ग्रेटर चेंज इन डिमांड। जरा सी अगर प्राइस में डिफरेंट हुई, 1 रुपये से 2 रुपये हुआ, 1 रुपये से प्राइस अगर 2 रुपये हुआ, तो क्या होगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, फ़र्क आ जाएगा। जरा सा प्राइस बढ़ा, डिमांड बहुत ज़्यादा घट गया, जरा सा प्राइस घटा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंटरनेट का प्राइस थोड़ा सा घटा था, डिमांड कितनी ज़्यादा जियो ने बढ़ा दी, जियो वालों ने प्राइस अपनी थोड़ी सी घटाई, लोगों ने डिमांड इंटरनेट की कितनी बढ़ा दी। तो ये क्या था, एग्जाम्पल था। तो इलास्टिसिटी का मतलब हुआ कि जरा सा वेरिएशन अगर प्राइस में हुआ उस चीज़ के, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो ऐसा जो सामान है उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है, ठीक है, और ईजिली सब्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं। मतलब कि उस समय भी 2016 में एयरटेल वोडाफोन सबको इंटरनेट दे ही रहा था, जियो का ईजिली सब्स्टिट्यूट मौजूद था। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो जियो की जगह पे यूज़ हो सकता था वो मौजूद थे वो सब, ठीक है, बट जियो ने प्राइसिंग से खेला। इंक्रीज प्रोडक्शन विद दिस डिमांड इंक्रीज, जैसे डिमांड इंक्रीज हुई, उन्होंने अपना प्रोडक्शन जैसे जैसे इंटरनेट जियो का बढ़ता गया, उन्होंने सिम भी प्रोवाइड करना इंक्रीज कराते गए। डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे प्रोडक्शन भी वो बढ़ाते गए। कंपनी फेस हाई कंपटीशन वाइल लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट। कंपनी बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस की थी जियो जब वो लॉन्च की थी अपना इंटरनेट। वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, ये वो सब प्रोवाइड कर रहे थे इंटरनेट। व्हेन कंज्यूमर आर हाईली प्राइस सेंसिटिव, कंज्यूमर इजली शिफ्ट टू अनदर ब्रांड इफ इट इज़ अवेलेबल एट लो कॉस्ट। जैसे उस समय लोग एयरटेल, आइडिया से 2016 में कहाँ पे शिफ्ट हो गए, पूरा जियो पे शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उसने प्राइस क्या किया, लोग इंटरनेट की प्राइसिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, और ज़रा सी प्राइस हाई हुई एयरटेल, और ज़रा सी प्राइस जियो वालों ने लो की, तो एयरटेल वाले कस्टमर, वोडाफोन वाले कस्टमर, आइडिया वाले कस्टमर सारे शिफ्ट हो गए कहाँ, जियो के पास। दिस इज़ व्हाट योर पेनेट्रेटिंग प्राइस एंड प्राइस स्कीपिंग। प्राइस स्कीपिंग फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या है, हाई प्राइस रहता है स्टार्टिंग में क्योंकि नया प्रोडक्ट रहता है, एकदम यूनिक प्रोडक्ट रहता है, कोई कंपनी वैसा प्रोडक्ट नहीं देती है। एक्सपीरिया एंड्रॉयड का एग्जाम्पल है, और इसमें पूरा पेनेट्रेटिंग प्राइस में जियो का एग्जाम्पल है। और दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्राइस। योर नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस। प्लेस का मतलब सिंपल सा, जगह। कोई भी चीज़ अगर जहाँ प्रोड्यूस होती है उसी जगह पे तो कंज्यूम होती नहीं है। मान लीजिए कोई चाय दार्जिलिंग और गैंगटॉक में प्रोड्यूस हुई, तो वहाँ तो सिर्फ वहीं ना पीते हैं लोग चाय तो ऑल ओवर इंडिया में पीते हैं ना।
तो यही होता है प्लेस, जगह का दिक्कत, ठीक है। तो प्लेस का मतलब ये हो गया कि वो सारी चीज़ें, वो सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं एक बिजनेस में, एक कंपनी के थ्रू, इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल, प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाने में हर जगह। इसी तरह आपका इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, सामानों को या सर्विसेज को क्या करता है, सामानों को क्या करता है, गुड्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है जहां पे वो सामान प्रोड्यूस हुआ है, जहां पे बना है, टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहां पे उसका यूज है, ठीक है। ये होता है आपका प्लेस, ठीक है। प्लेस मिक्स क्या होता है, प्लेस मिक्स आप कह सकते हैं वो सारे डिसीजंस जो प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने में लिए जाते हैं, वो आप कह सकते हैं वो होते हैं प्लेस मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, नेक्स्ट हमारा आता है प्लेस मिक्स। आप समझ गए, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी होते हैं जो प्लेस के रिलेशन में लिए जाते हैं, वो हो गया आपका प्लेस मिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट रिफर्स टू द पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्लोथ्स बन गए, साड़ियाँ बन गई, शर्ट बन गया। अब ये साड़ियाँ, ये शर्ट कैसे सूरत में, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे शर्ट और साड़ी बन रही है, तो सूरत से कैसे गोरखपुर आएगा, कैसे बस्ती जाएगा, कैसे यूपी में आएगा, कैसे अन्य प्रदेशों में जाएगा, कैसे मध्य प्रदेश में जाएगा वहाँ फैक्ट्री से, ये सारी डिसीजंस, ये सारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफ़र सामान का कैसे होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वजह से होता है। इसका मतलब ये होता है वो लोग, वो बिचौलिए, वो बीच के लोग जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने में इन मैन्युफैक्चर गुड्स को, जो सामान बने हैं। कस्टमर तो हर तरफ है ना, कस्टमर तो सेक्रेटेड है ना, सामान तो सिर्फ, साड़ियाँ तो सिर्फ सूरत में बनी है ना, लेकिन कस्टमर साड़ियाँ पहनने वाले तो हर जगह है ना, साड़ियाँ पहनने वाली लेडीज़ तो हर जगह है ना, पूरे कंट्री में है। तो इसके लिए क्या करता है, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है सामान को डिस्ट्रीब्यूट करवाने में एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये कुछ, इसको कह सकते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ फर्म्स होती हैं या कुछ मिडिलमैन्स होते हैं जो ट्रांसफ़र करते हैं सामान को, जहाँ पे सामान बना होता है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जहाँ पे सामान बना होता है और जहाँ ये कंज्यूम होता है उस जगह। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपल सा यही है कि वो लोग, वो फर्म्स, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो मिडिलमैन जो हेल्प करते हैं सामान को डिस्ट्रीब्यूट होने से, सामान जहाँ बना है, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ से प्लेस ऑफ कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए इसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली कौन कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को आप मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हैं, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है और कंज्यूमर होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है कि ये क्या क्या कर, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो क्या क्या करता है, एक मिडिल मैन, एक बिचौलिया, एक होलसेलर, एक रिटेलर, या कोई, या कभी कभी मैन्युफैक्चरर के बाद ही एजेंट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनका काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लोग जो हैं, जैसे वो रिटेलर हो गए या होलसेलर हो गए या एजेंट हो गए, इनका काम क्या है, ठीक है। तो पहला है शॉर्टिंग और ग्रेडिंग। जैसे मैं इसका बहुत सही एग्जांपल आपको देता हूँ, शॉर्टिंग और ग्रेडिंग। जो गोरखपुर में एक जनरल स्टोर है रिद्धि सिद्धि, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बल्क में मैन्युफैक्चर से क्या करते हैं, एजेंट के थ्रू वो बादाम और काजू खरीद लेते हैं और उसको अपने वहाँ क्या करते हैं, ग्रेडिंग करवाते हैं। ए लेवल का बादाम है, बहुत महंगा बिकेगा और अच्छी क्वालिटी का होगा, बी लेवल का है, ये थोड़ा सस्ता होगा और इससे ख़राब क्वालिटी का होगा, सी लेवल का इससे ख़राब क्वालिटी, डी लेवल का उससे ख़राब क्वालिटी। इस तरह से वो अपने वहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी को भी रखते हैं, सबसे ख़राब क्वालिटी को भी रखते हैं बादाम और काजू की, ठीक है। तो एक मिडिलमैन, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो आते हैं, वो रिटेलर हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पे सामान बना है उस जगह से वो पहुँचवाते हैं। काजू बादाम बना है पता नहीं कहाँ पे, लेकिन वो गोरखपुर में अवेलेबल किसके थ्रू है, रिद्धि सिद्धि के थ्रू है, जो ग्रेडिंग कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, जो बादाम को जो है पैक ग्रेड करके ए बी सी डी हर लेवल पे रख रहे हैं उसको, अच्छी क्वालिटी, खराब क्वालिटी। तो ये करता है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला, ठीक है। हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं सामान को ग्रेड करने में, शॉर्ट करने में, ठीक है, अलग करने में, ठीक है। एक्यूमुलेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए रिटेलर हो गया, ठीक है, जनरल स्टोर पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको ब्रेड मिल जाता है, दूध मिल जाता है, ब्रिटानिया का बिस्किट मिल जाता है, पिज़्ज़ा बेस मिल जाता है, मक्खन मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, नमकीन मिल जाता है, काजू मिल जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग होते हैं, जो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, चाहे वो होलसेलर होगा, चाहे वो रिटेलर होगा, वो क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। चाहे वो चीज़ जैसे आप किसी रिटेल की दुकान में जाते हैं, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, वहाँ पे हर चीज़ आपको इकट्ठा हुई एक जगह पर मिल जाती है। स्पेंसर्स आप जाते हैं, वो लोग रिटेलर हैं, आपको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है। बिग बाजार आप जाते हैं, वो लोग रिटेलर है, वहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन, हर चीज़ एक जगह मिल जाता है, इकट्ठी मिल जाती है। वैरायटी, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, वैरायटी भी रखते हैं। नेक्स्ट पैकेजिंग, जैसे मैंने बताया रिद्धि सिद्धि वाले 2 किलो चावल लेना है आपको, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो वो आपको 2 किलो चावल पैक करके नहीं देगा, लेकिन वही आप कहीं रिटेलर मिडिल मैन के पास जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग हैं रिटेलर होलसेलर, उनके पास जाएंगे तो 2 किलो 20 किलो 50 किलो 40 किलो जितना कहेंगे उतना वो पैक करके आपको दे देंगे। प्रमोशन, कभी कभी क्या करता है, जो रिटेलर होता है, जो मिडिल मैन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो होता है, वो सामान को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। वो दिवाली के टाइम पर जैसे मान लीजिए ओनिडा की टीवी है, तो ओनिडा कंपनी की टीवी मैं होलसेलर से लाया, मैं रिटेलर हूं, मैं ओनिडा कंपनी की टीवी लाया दिवाली पे और उसके साथ ऑफर लगा दिया कि ओनिडा कंपनी की टीवी के साथ फ्रिज फ्री, ठीक है, तो इससे मैंने प्रमोशन भी दिया, डिस्काउंट वगैरह देके प्रमोशन भी किया। तो कंपनी को जो है मिडिलमैन प्रमोशन भी कंपनी का करवाते हैं कभी कभी। नेगोशिएशन मतलब होता है मोल तोल, ठीक है, मैं रिटेलर हूं, मैं कस्टमर मेरे से मोल तोल करके सेटिस्फाई रहेगा, उसको मैं कम दाम पे दे दूंगा। जो मिडिलमैन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग होते हैं, रिटेलर होलसेलर, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर दोनों से मोल तोल करते हैं। नेगोशिएशन का मतलब रिस्क टेकर, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट हमारा है रिस्क टेकर, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो लोग होते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास से वो सामान बल्क में होलसेलर अपने पास ले आता है, स्टोर करता है ताकि वो खराब ना हो, और रिटेलर को सप्लाई करता है ताकि वो हर जगह अवेलेबल हो। तो ये सब रिस्क तो लेते हैं। जो मिडिल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है, वो सामान को रख के क्या लेता है, रिस्क तो लेता है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। किसका रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर का। जैसे मान लीजिए कि अगर चावल बनी है कहीं, अगर चावल बना है कहीं, वीट, अगर वीट बना है कहीं, उसको अगर होलसेलर ना ले मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, और स्टोर ना करे अपने पास और रिटेलर ना लेके जाए, तो वो वीट खराब होने का डर रहेगा ना मैन्युफैक्चरर के पास। तो इसलिए रिस्क क्या करता है, ये जो है बांटता है, किसका, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लोग रिस्क बांटते हैं प्रोड्यूसर का या मैन्युफैक्चरर का, ठीक है, और ये कस्टमर तक पहुंचाते हैं। चैनल लेवल क्या मतलब, डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल लेवल है, ठीक है। जैसे पहला है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेवल है, पहला है जीरो लेवल या डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल मतलब मैन्युफैक्चरर से अगर डायरेक्टली कस्टमर के पास सामान जा रहा है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर के पास सामान जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट चैनल। अब जैसे मेरा भाई चप्पल की फैक्ट्री में काम करता है, अगर खादी के चप्पल की फैक्ट्री में, और वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, वहाँ से फैक्ट्री से ही चप्पल 900 रुपये में जो उठा ला रहा है मेरे लिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कस्टमर के पास। अब आरओ वाटर है, आरओ वाटर की जो कंपनियां हैं, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ा दी हैं, लॉन्ग कर दिए, लेकिन पहले वो क्या करती थी, आप आरओ आपको खरीदना है तो उनकी आपको खरीदते थे आप, उनका आदमी आता था, उनका सेल्स पर्सन आता था लगाने, ठीक है, उनका सेल्स पर्सन घूमता रहता था, उसके थ्रू आरओ डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आता था। तो ये हो गया डायरेक्ट चैनल, जहां पे मैन्युफैक्चरर बनाने वाला सामान को वही बेचता है डायरेक्ट कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में वन लेवल चैनल मतलब कि इंटरमीडिएट जो होगा, जो बिचौलिया होगा, वो सिर्फ एक होगा, वो सिर्फ वन होगा। मैन्युफैक्चरर कस्टमर के बीच में बिचौलिया जो होगा वो सिर्फ रिटेलर होगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ सामान ले आया, मैं मैन्युफैक्चरर से कोई सामान ले आया, मैं रिटेलर हूँ, टीवी मैं एसी मैन्युफैक्चरर से ले आया, रिटेलर हूँ, मैं कस्टमर को बेचने लग गया। दिस इज जो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जब एक इंटरमीडिएट रहता है उसको तो हम कहते हैं वन लेवल चैनल। टू लेवल चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में दो लोग होते हैं, होलसेलर और रिटेलर। जैसे साड़ियों का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सूरत में साड़ियाँ बनी, अब वो साड़ियाँ मैं होलसेलर हूँ, मैं अपने पास ले आया,
1 करोड़ की साड़ियाँ मैं ले आया, अब वो होलसेलर क्या कर रहा है, रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है। सो दिस इज व्हाट 2 लेवल चैनल। 3 लेवल चैनल में क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। इसी का एग्जांपल देता हूँ। 3 लेवल में क्या होता है, मान लीजिए साड़ियाँ हैं, ठीक है, कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने साड़ियाँ बनाया और उसके लिए एजेंट हायर कर लिया, एजेंट, कि वो एजेंट होलसेलर के पास गया, होलसेलर को सैंपल दिखाया साड़ियों का, होलसेलर ने ले लिया एजेंट से। अब होलसेलर के पास से वो साड़ियाँ किसके पास गई, रिटेलर के पास गई, रिटेलर के पास से कस्टमर के पास गई। दिस इज व्हाट, दिस इज 3 लेवल चैनल, यानी कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर तक आते आते वो सामान 3 लोगों तक जो है होके गुजरा। जितना ज़्यादा लेवल बड़ा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और प्राइस बढ़ती जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो हमेशा शॉर्ट लेवल ही चूज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ खरीदना हो तो डायरेक्टली कोशिश करना चाहिए मैन्युफैक्चरर से ही मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल। वो क्या ऐसे फैक्टर हैं जो ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमें कौन सा चैनल यूज़ करना है अपने बिजनेस के, अपने लिए। 3 लेवल, 2 लेवल, 1 लेवल, 0 लेवल, क्या यूज़ करना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, प्रोडक्ट कैसा है आपका, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा चैनल यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में पहला हमारा आता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन। पहला हमारा क्या आता है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लाइन। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा है, तो आप डायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे। अगर आपका इसमें आएगा, देखिए फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ चैनल, किस तरह का आप यूज़ करेंगे चैनल, ये डिसाइड करता है पहला प्रोडक्ट कैसा है आपका, पहला कि वैल्यू क्या है आपके प्रोडक्ट की। अगर एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, तो आप डायरेक्टली उसको सेल करेंगे। जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, पहले जब ये स्टार्टिंग में आए थे, आरओ हो गया, तो कंपनी ने क्या किया था, मैन्युफैक्चरर्स ने डायरेक्ट सेल पर्सन लगाए थे। सेल पर्सन घर घर जाके ऑर्डर लेके आते थे मैन्युफैक्चर से, और मैन्युफैक्चर कस्टमर तक पहुंचाते थे अपने सेल पर्सन के थ्रू, ठीक है, सेल्स पर्सन के थ्रू। तो महंगा आइटम क्या होता है, उसके लिए डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सपेंसिव आइटम को हम मैन्युफैक्चरर से एजेंट के पास दे, एजेंट से होलसेलर के पास दे, होलसेलर से रिटेलर, तब रिटेलर से कस्टमर के पास तब पहुंचेगा, तो इसमें वो आइटम और महंगा हो जाएगा और लोग लेंगे नहीं, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहेगा बीच में, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेंसिव आइटम जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आना चाहिए। जो इनएक्सपेंसिव आइटम है, जैसे कोलगेट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब एजेंट के थ्रू आता है। ये मैन्युफैक्चरर बनाता है कोलगेट टूथपेस्ट, एजेंट उठाता है वहाँ से ऑर्डर, होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कस्टमर तक तब पहुंचाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट पेप्सोडेंट खरीदने पेप्सोडेंट की फैक्ट्री में नहीं पहुंच जाते हैं कभी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर आप किस तरह का चैनल यूज़ करेंगे अपने सामान के लिए, कैसे आप बेचेंगे उसको, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डायरेक्ट चैनल यूज़ किया जाता है। और अगर सिंपल प्रोडक्ट है तो उसके लिए लॉन्ग चैनल यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरर होता है, एजेंट या होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, कस्टमर होता है। सिंपल सामानों में एक्सपर्ट और गाइडेंस की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट सेल्स को प्रमोट करती है, डायरेक्ट चैनल यूज़ करती है, ये वाला यूज़ करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर इंडस्ट्रियल मार्केट में है आप हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग है। अगर कंज्यूमर मार्केट में आप हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। जैसे अगर मुझे कोई मशीनरी लेनी है बड़ी अपनी फैक्ट्री के लिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाऊँगा, फैक्ट्री में जाऊँगा, ठीक है। अगर मुझे अपने मान लीजिए कपड़ा बनाने वाली मशीन मंगवानी है तो मैं मशीनरी की फैक्ट्री में ही जाऊँगा, वो कहीं नहीं मिलेगा, रिटेलर होलसेलर नहीं होते हैं उसके। तो इंडस्ट्रियल अगर आइटम है, इंडस्ट्रियल मार्केट है, अगर मशीनरी वगैरह लेना है बड़ी, तो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग प्रीफर की जाती है, डायरेक्ट सेलिंग। और अगर कंज्यूमर आइटम है, अगर कंज्यूमर गुड्स है, खाने पीने वाला सामान है, तेल घी पानी, तो उसके लिए लॉन्गर चेन यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, पेरिशेबल या नॉन पेरिशेबल गुड। अगर पेरिशेबल है, अगर जल्दी से मिल्क वगैरह है, तो दूध वाला क्या होता है, दूध वाला आपका दूध आपके घर पे देके जाता है, वो गाय से दूध निकालता है डायरेक्टली। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाने वाले सामान है, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही कंज्यूमर तक पहुँचते हैं, कस्टमर तक पहुँचते हैं। नॉन पेरिशेबल जो जल्दी खराब नहीं होते हैं, उसके लिए लॉन्ग चैनल यूज़ किया जाता है। कंपनीज रिलेटेड फैक्टर, कंपनी का
क्या स्थिति है उसके हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है कि कैसा चैनल यूज़ किया जाएगा जब भी सामान का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो फाइनेंस, अगर कंपनी का फाइनेंस अच्छा है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कंपनी क्या यूज़ करेगी, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग यूज़ करेगी। कंपनी अपने सेल्स पर्सन बनाएगी, एम्प्लॉय करेगी, उनको मार्केट में भेजेगी सामान बेचने के लिए, अपना खुद का शोरूम वगैरह लगाएगी, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग करेगी जैसे मारुति करती है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसे की दिक्कत है तो वो क्या करेगी, उस केस में अपना एजेंट बनाएगी, एजेंट से होलसेलर बनाएगी, होलसेलर से रिटेलर से तब कस्टमर के पास पहुंचेगा सामान, ठीक है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर कंपनी अधिक कंट्रोल चाहती है अपने सामानों पे तो वो डायरेक्ट सेलिंग करेगी। वो नहीं चाहती है कि किसी और के कोई और मेरे सामान को बेचे, तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट सेलिंग करेगी। वो हर चीज़ पे कंट्रोल रखेगी अपना। लेकिन कंट्रोल अगर बांटने में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बांटने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या करेगी, लॉन्ग चेन का यूज़ करेगी। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन चेन सामान कैसे बांटेंगे जब भी वो डिसाइड करते हैं, तो हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर ये कहता है कि अगर अकेले हम हैं बेचने वाले, मोनोपोली है, कोई सामान सिर्फ हम बेच रहे हैं, तो वो हम आराम से बेच सकते हैं, डायरेक्टली बेच सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए कपड़ा सिर्फ हम बेच रहे हैं तो मैं बनाऊंगा, मैं ही बेचूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंपटीशन है, अगर हमारे पास कॉम्पिटिटर है, हमारे पास तमाम लोग हैं जो आसपास यही काम ही कर रहे हैं, कपड़ा बेचने का कॉम्पिटिटर है, तब हमको ध्यान रखना होता है मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कि हमें कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कैसे जल्दी से जल्दी सामान को पूरे जहाँ जहाँ बेचना है, कैसे कंज्यूमर तक पहुँचाना है, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल देता हूँ, डिटर्जेंट पाउडर है, निरमा पाउडर है, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और कंपनी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, बिग रिटेल हाउसेस को डिटर्जेंट पाउडर बेचने को कहेगी, ठीक है। ये हमारा कॉम्पिटिटर ने किया। अब टाइड ने क्या किया, टाइड ने जब ये सुना कि निरमा वॉशिंग पाउडर जो है बिग रिटेल, बड़े बड़े बिग बाजार टाइप, स्पेंसर्स टाइप को जो है ऑफर दे रही है, बड़े रिटेल हाउस को ऑफर दे रही है कि वो उसका निरमा ही बेचें, तो टाइड ने क्या किया, अपने सेल्समैन उतारे रोड पे, सड़क पे, और डोर टू डोर बेचना शुरू किया, ठीक है। तो देखिए टाइड ने क्या किया, अपने कॉम्पिटिटर को देखा, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन चेन इस्तेमाल कर रहा है, कहीं सेम इसने इस्तेमाल ना करके कुछ डिफरेंट किया, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन फैक्टर भी, बहुत कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी हमें इफेक्ट करता है कि हम कैसा चेन यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने का, बांटने का कस्टमर्स के बीच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मार्केट रिलेटेड फैक्टर। मार्केट में क्या है, नेचर ऑफ मार्केट मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें मार्केट भी देखना पड़ता है कि मतलब कि अगर हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ मार्केट कह रहा है कि अगर कैसा मार्केट, किस मार्केट में हम लोग डील कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, अगर क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो इंडस्ट्रियल मार्केट है तो डायरेक्ट सेलिंग है। वही जो मैंने पहले बताया था कि नेचर ऑफ मार्केट में क्या है कि अगर इंडस्ट्रियल मार्केट है, अगर आपको बड़ी बड़ी मशीनें खरीद रही हैं तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, उस मार्केट में जाएंगे। आप फैक्ट्री से लेंगे, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक आएगा। लेकिन कंज्यूमर गुड्स से अगर तेल पानी घी है, डायरेक्ट यूज़ करने वाला सामान है, कंज्यूमर्स का सामान है, हाउस होल्ड का सामान है, हम लोग को यूज़ करने का सामान है, तो वो उसके लिए लॉन्ग चैनल यूज़ होता है। नेक्स्ट, साइज ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट का साइज बड़ा है, अगर बहुत बड़ा मार्केट है तो उसके लिए क्या होता है, लंबी चेन यूज़ की जाती है। अगर छोटा मार्केट है, शॉर्ट मार्केट है, तो उसके लिए छोटी चेन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। अगर बहुत बड़े एरिया में आपको अपना सामान बेचना है, भेजना है, तो आपको बड़ा चेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर छोटे जगह पे बेचना है तो डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। क्वांटिटी परचेज। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान, अगर मुझे 10 करोड़ की साड़ियाँ खरीदनी है तो मैं डायरेक्ट फैक्ट्री मालिक के पास गया साड़ियों के, और वहाँ से फैक्ट्री से डायरेक्ट साड़ियाँ लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी परचेज। अगर बहुत ज़्यादा बल्क में कोई खरीदना चाहता है तो वो डायरेक्ट फैक्ट्री से ले सकता है, उसके लिए डायरेक्ट चैनल है। और अगर थोड़ा कोई एक आध साड़ी खरीदेगा तो वो रिटेलर के पास जाएगा, लंबा चैनल है उसके लिए, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आएगा साड़ी, होलसेलर से रिटेलर के पास। अगर एक साड़ी लेना है तो कस्टमर रिटेलर के पास जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब है कि अगर
कोई इकोनॉमी के पास पैसा नहीं है, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर की हमारी इकोनॉमी जैसे मान लीजिए कि बर्डन में है, उधार में है, पैसा नहीं है ज़्यादा, तो हमारी इकोनॉमी के लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के लोग यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अगर डिप्रेस्ड इकोनॉमी है, अगर डिप्रेस्ड इकोनॉमी है, डिप्रेस्ड का मतलब अगर बहुत ज़्यादा दबी कुचली हुई इकोनॉमी है, ऊपर नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर वाला, ठीक है। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी है, रिसेशन में नहीं है, कोई बर्डन में नहीं है, तो लॉन्ग चैनल यूज़ किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और कस्टमर। ये था आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।